उसके बाद फिर विषय आरंभ करेंगे कि जब हम विषय का निर्धारण करते हैं, कन्या शिविर के विषय का निर्धारण करते हैं, तो हमारा ध्यान इस बात में केंद्रित होना चाहिए कि वास्तव में जो विषय हमारी बच्चियों के, कन्याओं के योग्य है, जो उनके जीवन की समस्या से जुड़ी हुई होती है, हम उसे प्राथमिकता दें। तो वो विषय उनको रोचक भी लगेगा और उनकी रुचि आएगी, तो वो उनको मन लगा के सुनेंगे और वास्तव में हम उनके करीब पहुंच पाएंगे और हमारी बातों को वो स्वीकार करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि विषय चयन करते समय हम ऐसे विषय का चयन करें। तो ये जो विषय है, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, ये भी कह सकते हैं आप कि याददाश्त बढ़ाने की शक्ति, पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त कैसे करें, एकाग्रता कैसे बढ़े, हमारी अध्ययन में रुचि कैसे जगाएं, या अध्ययन करने की तकनीक कैसी हो, क्या करें कि हमें जल्दी याद हो। तो ये विषय, जो इस प्रकार की जो बातें विषय हैं, वो विद्यार्थियों के बहुत करीब होते हैं। ये विषय जो है वो इसी पर केंद्रित है। तो जब आप शिविर के लिए बच्चियों को तैयार करने के लिए जाएंगे, तब उनसे यही कहना है आपको कि बेटा, आप में से किसको किसको याद करने में दिक्कत होती, बताइए। अच्छा, आपको याद नहीं होता जल्दी? अच्छा, आपको याद होता है जल्दी, लेकिन आप भूल जाते हैं ना। एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही से आप पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं शायद, है ना। हाँ, तो ये जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के संबंध में हम चर्चा करेंगे और आपको जरूर इससे लाभ होगा। तो ये कह करके उनको शिविर के लिए तैयार करना है, और ये विषय को रखते समय भी आपको यही आरंभ करना है। जब शुरू करेंगे तो आप इसी प्रकार की बात करें कि पढ़ाई कैसे करें, अधिकतम अंक कैसे पाएं, अपनी याददाश्त को कैसे तेज करें। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, बच्चों को, जैसे भी हमारी मीना बहन ने कहा, तो ये तो उन्होंने तो आपको कहा, लेकिन आप बच्चों को क्या कहेंगे, ये मैं कह रही हूँ आपसे कि बच्चों से ये कहना है, लड़कियों से, कि बेटा आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने के लिए भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं विषय को, तो आप प्रश्न भी नहीं कर सकते। तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। जिज्ञासु होकर के बैठिए आप, जिज्ञासा के साथ सुनेंगे, प्रश्न करेंगे, और प्रश्न का जब जवाब पाएंगे, उत्तर पाएंगे, तो आपको वो विषय या वो बात याद रहेगी हमेशा के लिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जिज्ञासा के साथ बैठिए और प्रश्न अवश्य करिएगा। इतनी बातें करना है बच्चियों से। उसके बाद फिर अपना विषय जो है वो आरंभ होता है। आरंभ करने के पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार साथ साथ बोलते हैं। हमारी अमृता दीदी से निवेदन है कि स्क्रीन शेयर कर दें पहले से। आइए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। तो आइए बच्चों, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। यहाँ पर एक शब्द है बुद्धि। बुद्धि के अलावा आप याददाश्त शब्द को भी याद रखिए, हम इसी पर चर्चा करेंगे। बुद्धि जो होती है, वास्तव में ये कहना चाहिए कि ये व्यक्ति का गौरव है, इंसान का, उसका श्रृंगार है ना। आप सब जानते हैं। मान लीजिए, ऐसे बुद्धि कहते हैं तो बुद्धि जो है वो उसके प्रधान अंग की बात करते हैं तो स्मरण शक्ति ही प्रधान है। उसमें बहुत से अंग होते हैं उसके, पर स्मरण शक्ति उसमें सबसे प्रधान होती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है वो समाज में उतना ही सम्मान पाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उस व्यक्ति को सम्मान भी करते हैं और उसको मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में सफल होता है। ये तो नहीं कह सकते कि बुद्धि एकमात्र ही सफल जीवन की पर्याय होती है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत हद तक
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करवाने में ये बुद्धि तत्व जो होता है वो निश्चित रूप से कारगर होता है। तो आप किसी विषय की तैयारी कर रहे हो, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तब भी, और जीवन में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, दिनचर्या का काम कर रहे हैं, वहां पर भी बुद्धि की, याददाश्त की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे इसको बढ़ाएंगे? नेक्स्ट, कैसे करेंगे इसको, कैसे बढ़ाएंगे, इस पर आज हम चिंतन करेंगे। और वो बुद्धि कैसे बढ़ेगी ये तो बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं बुद्धि क्या है। आगे देखते हैं किसे कहते हैं बुद्धि, और ये बुद्धि किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार की होती है, आगे देखते हैं। आगे शब्द बोलने से उसको फॉरवर्ड करते जाइए दीदी। अब बुद्धि क्या है देखिए, ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर ठीक निर्णय कर सकने की योग्यता ही बुद्धि है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एक होता है मन। मन क्या करता है, यहाँ वहां जहां तहां कहीं भी वो एक एक सेकंड में भी बदल सकता है, हर जगह बैठ सकता है, कुछ भी करता है। और बुद्धि किसे कहते हैं, तो ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर ठीक निर्णय करने की क्षमता। मतलब बुद्धि क्या करती है, निर्णय करती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, एक तरह से वो मनन चिंतन करके एक निर्णय करती है जो। तो निर्णय करने वाला जो तत्व है हमारे भीतर में, मस्तिष्क के भीतर में, वो बुद्धि कहलाती है। और ज्ञान और अनुभव के आधार पर, ज्ञान माने जो जानकारियां हमने पढ़ करके, किसी से सुन करके प्राप्त किया, और अनुभव मतलब उसको हमने जीवन में उतारा। तो हमें जो प्रैक्टिकल करने के बाद में जो अनुभव मिला, उसके आधार पर हम उस विषय को ठीक ठीक समझ पाते हैं, और हम कह पाते हैं कि हाँ हमें ज्ञान हुआ। उस आधार पर हम निर्णय करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि भैया योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, बहुत फायदेमंद है। अब ये हमने कहीं से सुना, पढ़ा, बस। लेकिन जब स्वयं किया, प्राणायाम किया, आपने ध्यान किया, और आपने वो रिजल्ट पाया, मतलब आपके अनुभव में आ गया, तो फिर क्या कहेंगे, अरे ये सचमुच बहुत सही चीज है। तो ये आपका अनुभव हो गया। तो ये ज्ञान जानकारी मिली, और आपने अपने अनुभव में प्रैक्टिकल करके जो पाया, उसके आधार पर आप फिर निर्णय करेंगे कि हाँ हाँ ये करना ही चाहिए, ये सही है। तो ये जो किया जाता है, निर्णय लेने की जो क्षमता जो डेवलप होती, पैदा होती है, वो कहलाती है बुद्धि। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को, विषय को समझने के लिए हम इसी का सहारा लेते हैं, ज्ञान की शक्ति का सहारा लेते हैं। इसी का नाम बुद्धि है। जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो अपने मन मुताबिक कहीं पर भी जैसा मन किया वैसा, इधर भी उधर भी, कहीं भी लुढ़क गए, बहक गए, और वो बेचारा तो फिर बहुत जीवन में दुख पाएगा। लेकिन जो सही सही निर्णय करने की क्षमता अपने भीतर रखेगा और बुद्धि से काम लेगा, वो बहुत सारी तकलीफों से, बहुत सारे भटकाव से बच जाएगा। तो बुद्धि जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट, अब आते हैं इसके पश्चात, जब हम समझ गए कि बुद्धि क्या है, अब इसमें भी बुद्धि में देखिए दो प्रकार की बुद्धि होती है, और सबके पास बुद्धि होती है। भाई निर्णय करता है व्यक्ति तभी तो जीवन जीता है ना। लेकिन उसको अपन अपन वर्गीकृत करें तो देखेंगे, एक कहलाती सद्बुद्धि और दूसरी कहलाती दुर्बुद्धि। बुद्धि दैवी विभूतियों में देखा जाए तो दैवी विभूतियों के अंतर्गत ये वरदान जैसा है, ये जो मनुष्य के जीवन में है। पर जब इसको हम सही तरीके से उपयोग करते हैं, ईमानदारी के साथ उपयोग करते हैं, सही रास्ते में इसको लगाते हैं, जिसका सत्परिणाम निकलता है, मतलब जिससे हमारा आत्मकल्याण भी होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है, किसी का अहित नहीं होता। जब इस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं अपनी बुद्धि का, तब वो सद्बुद्धि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत ब्रिलियंट है मान लीजिए, या कोई बहुत बलवान है, तो सद्बुद्धि है तो बलवान जो है वो अपनी बुद्धि, अपने शरीर की शक्ति का प्रयोग कहाँ करेगा, वो अपनी शरीर की शक्ति का प्रयोग करेगा दूसरों को बचाने में, उनकी रक्षा सुरक्षा करने में। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया और वो दूसरों को सताने में या किसी को धमकाने में, डराने में कर दिया, तो वही क्या कहला जाएगी, वो दुर्बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगी। बस इतना ही अंतर है सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि में। तो जो बुद्धि धर्म के रास्ते पर ले जाती है, अधर्म के रास्ते से उसको हटाती है, और सबके लिए जो उपयोगी हो उस ओर उनको ले जाती है, वो सद्बुद्धि कहलाती है। लेकिन जो ऐसा ना करके धर्म को नहीं बल्कि अधर्म के रास्ते पर ले जाती है, विपरीत काम करवाती है, तो वो कहलाती दुर्बुद्धि। और इसीलिए संत लोगों ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। नेक्स्ट, मतलब जहां पर सुमति है सब लोगों में और सद्बुद्धि है, तो वहां पर सब लोग संपत्ति वाले होंगे, उनका भला होगा। नहीं तो
नाना प्रकार की विपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये जो बुद्धि जिसे कहते हैं, वो उसका विकास बचपन में ही संभव होता है क्या, बाद में नहीं होता? नहीं, बचपन में ही नहीं, बाद में भी इसका विकास संभव है। लेकिन हाँ, बचपन में बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा संभव है। 80% विकास तो बुद्धि का जो होता है, मस्तिष्क का जो होता है, वो जन्म के गर्भ के भीतर से लेकर के 5 साल की उम्र तक हो जाता है सारा का सारा। उसके बाद में फिर बहुत मंद गति से उसका विकास होता है। आगे एक प्रश्न उठता है कि क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं, और अगर नहीं है तो बुद्धिहीन कौन होता है? सभी मनुष्य बुद्धिमान भगवान के घर से तो होकर के ही आते हैं, मतलब उनको हर किसी को मस्तिष्क मिला हुआ है, लेकिन उसी में से कोई कम बुद्धि वाला हो जाता है, कोई ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। ये अंतर जो होता है वो अंतर हमारे अपने कारण होता है, इसके लिए हम स्वयं कारण हैं। वो क्यों है? जो बुद्धिमान होते हैं वो अपनी बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं जीवन में। जैसे आपने कोई मशीन देखा होगा, कोई चाकू है, कोई सिलाई मशीन है, यदि उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो उस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होने के कारण उसमें जंग लग जाता है। और जिस मशीनरी का जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो पैनी होती जाती है, उसमें जंग नहीं होता, वो चालू हालत में रहने के परिणाम स्वरूप। यही स्थिति बुद्धि के साथ में है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, आराम से रहते हैं, आलस्य प्रमाद में समय गुजार देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है मनुष्य के साथ में। तो जो आलसी प्रमादी होते हैं उनको लगता है कि अरे क्या दिमाग लगाना, क्या पढ़ाई करना, क्या सिर फोड़ना इसमें, ये बेकार, जिसको छोड़ो, जीवन तो चल जाएगा, ऐसी चल रहा है। तो वो उस व्यक्ति का की बुद्धि का विकास कभी संभव नहीं है, या बहुत न्यूनतम में ही वो रह जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाता है, मतलब अपने दिमाग से काम लेता है, दिमाग से काम लेता है, कहने का मतलब कोई मैथ्स हल करता है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसमें दिमाग लगाता है, जद्दोजहद करता है, और वो जब तक समझ में ना तब तक समझने के लिए वो अपने दिमाग को लड़ाता रहता है, तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो ये बुद्धिहीन कौन होता है? बुद्धिहीन हो तो सकते हैं, लेकिन वो होते हैं बुद्धि से कमजोर, जो अपने मस्तिष्क का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, आलसी प्रमादीपना दिखाते हैं। नेक्स्ट। और बाकी जो है बुद्धिमान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वास्तव में भगवान ने जो हमें ये जो मस्तिष्क बनाया है हमारा, तो वो अपने आप में ऐसा एक विलक्षण कंप्यूटर है जिसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। दुनिया में जितने भी रोबोट हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी उच्च स्तरीय जितनी मशीनरी है, उन सबका निर्माण मनुष्य ने किया है। और मनुष्य ने अपने जिस मस्तिष्क की विलक्षण क्षमता के आधार पर उन सबका निर्माण किया है, वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो ईश्वर के समान जो सुपर कंप्यूटर है हमारा मस्तिष्क, उसको बनाने वाला इंजीनियर कितना ऊंचा होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उनके समान कोई नहीं, अद्वितीय। तो ये हमारा मस्तिष्क ईश्वर की अद्वितीय रचना है। इस विलक्षण कंप्यूटर में तमाम प्रकार की शक्तियां भरी पड़ी हुई है, तमाम प्रकार की शक्तियां। इसी शक्तियों के परिणाम स्वरूप ही जितने भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, विचारक हैं, विश्लेषणकर्ता हैं, तमाम शक्तियों के स्वामी जितने भी ऋषि मुनि से लेकर के हमारे समान छोटे लोग, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क की अलौकिक और लौकिक जितनी भी विलक्षण क्षमता है उनके परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस मस्तिष्क में कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं, विलक्षण क्षमताएं होती हैं, और उसका कारण क्या होता है। और उसका ये कारण देखिए, 10 अरब से भी ज्यादा स्नायु कोष हमारे मस्तिष्क में होते हैं। ये स्नायु कोष जो होते हैं उसमें ही सारी शक्तियां भरी होती है, और ये एक्टिव होती है जितना अधिक, उतना ज्यादा हमारे मस्तिष्क में शक्तियां या बुद्धि का विकास होता है, शक्तियां बढ़ती है, या याददाश्त की क्षमता हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट। और ये जो स्नायु कोष होते हैं उनका उपयोग हर मनुष्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करता है। यदि ये पूछा जाए कि हम कितना उपयोग करते हैं, तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट भी थे उनके बारे में भी कहा जाता है, जो आइंस्टाइन या न्यूटन जैसे लोग थे, वो भी अपने मस्तिष्क का केवल 7 या 8% ही उपयोग किए थे। ऋषि मुनियों के बारे में कहा जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कि सूक्ष्म जगत के, कारण जगत के ज्ञाता रहे हैं, उन्होंने भी अपने मस्तिष्क का 11-12%, अधिकतम 11% ही उन्होंने उपयोग किया, ऐसा बताया जा, उल्लेख मिलता है ऐसा। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव इन सबके संबंध में काफी मार्गदर्शन किया करते थे। कंप्यूटर के ये मानव मस्तिष्क एक विलक्षण कंप्यूटर एक किताब है, उसको पढ़ करके आप देखिएगा विस्तार से, तो आपको बहुत सारी बातें उसमें से ज्ञान होंगी।
तो ये हमारा जो मस्तिष्क जिसमें जिसमें इतनी सारी शक्तियां भरी है। अब आप देखिए, अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जो 8-10% या 11% तक मात्र मस्तिष्क की शक्तियों का उपयोग कर पाए हैं, और बाकी जो है 98%, 99%, ये 89% जो है, 89% तक ये जो अविकसित स्थिति में है, बताइए कितनी अधिक क्षमता होगी मस्तिष्क की। तो हमारे मस्तिष्क में इतनी अधिक क्षमता है कि मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत विचारों से सोचती हूँ, तो शायद जिनकी बुद्धि का या जिनके मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास हुआ होगा वो भगवान हो गए होंगे निश्चित रूप से। और कहा जाता है ना, जो यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ब्रह्मांड में जो है वही पिंड में है। मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ईश्वर के पास में जो है, वो उन्होंने एक इस छोटे से हमारे पिंड में डाल दिया है। तो शायद मस्तिष्क के रूप में ही उन्होंने हमें सौगात के रूप में, उपहार के रूप में दिया हो, लेकिन हम इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट, अब आते हैं हम इस बात की ओर कि ये जो हमारी शक्तियां हैं, मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियां, वो कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगी आपको, ताकि आप अपने हिसाब से इसको छोटा भी कर सकते हैं कभी आवश्यकता अनुसार। मस्तिष्क में तमाम शक्तियां होती हैं, याददाश्त की शक्ति, विश्लेषण की शक्ति, मनन चिंतन की शक्ति, काव्य शक्ति मतलब कविता करने की शक्ति, वात्सल्य शक्ति मतलब जो वात्सल्य प्रेम वाली शक्ति होती है, वाक व्यापार की शक्ति, वाकपटुता जिसको कहते हैं, वाकपटुता बोलने की शक्ति, शौर्य शक्ति, शौर्य पराक्रम वीरता साहस, ये सब जो होती है, ये तमाम शक्तियां जो होती हैं वो शक्तियां याददाश्त की शक्ति पर ही सारी की सारी वो टिकी रहती है। आप सोचिए कि कोई डॉक्टर है, उसे दवा और दवाइयों का नाम नहीं मालूम, फिर क्या होगा उसके व्यवसाय का। कोई वकील है, वो अपनी कानून की धाराएं ही भूल गया मान लो। कोई प्रोफेसर है, टीचर है पढ़ाने वाला, और वो अपने छात्रों को क्या पढ़ाना है, अपने विषय को ही वो कल के लिए ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो तो फिर बिल्कुल नीचे उतर जाएगा वो तो जो जो याददाश्त की शक्ति है, ये याददाश्त की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जिसके आधार पर व्यक्ति जो है वो पावरफुल बनता है। अन्यथा व्यक्ति अपने पिछला सब कुछ भूल जाएगा तो उसकी स्थिति तो बच्चों के समान या पागलों के समान हो जाएगी। फिर वो संचालन कैसे होगा उसके जीवन का, और उसके सारी की सारी गुत्थियां जो है वो उलझ जाएंगी। तो स्मरण शक्ति की कमी जो है वास्तव में एक मानसिक अपूर्णता होती है। तो प्रतिदिन हमें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है उसकी रेखाएं जो है वो हमारे मस्तिष्क में एक मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाती है, अंकित होती रहती है। और इस प्रकार से हम अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप असंख्य रेखाएं प्रतिदिन उसमें खिंचती चली जाती हैं, अंकित होती भी चली जाती है। तो हमारा मन जो है, मन की इच्छा अनुसार हमारा मन जैसा करता है, हमारा मन जहां जाता है, तो हमारी मन की इच्छा अनुसार ये जो कहना चाहिए, जो मस्तिष्क में रेखाएं होती हैं, तो मस्तिष्क की जो ज्ञान तंतु होते हैं हमारे, वो झंकृत होते हैं, और उन रेखाओं के पास में, उस विषय की रेखाओं के पास में जब चेतना को ले जाते हैं तो उन रेखाओं को उत्तेजित करते हैं और वो हमें याद आ जाता है, और हम उस चीज को सॉल्व कर लेते हैं इस प्रकार से। लेकिन यदि हमारी मस्तिष्क के ज्ञान तंतु यदि कमजोर हैं, निर्बल दुर्बल है कि हम रोगी हैं, हमारा मस्तिष्क जो है कमजोर है, तो हम अपना कार्य करने में असफल हो जाते हैं, है ना। और ये इसका परिणाम ये होता है कि चेतना जो है वो निश्चित स्थान तक जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाती, और हम ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे होता है ना, पहले ग्रामोफोन का बाजा होता था और उसमें एक सुई लगी हुई होती थी, और वो सुई लगी होती थी, उसको घुमाते थे, रिकॉर्ड घूमता था वो, तो सुई घूमती थी, तो वो उसमें कैसेट में जो भी भरा है, ग्रामोफोन में जो भरा है, कोई संवाद भरा है या कोई गाने भरे, तो गाने अपने आप बजने शुरू हो जाते थे। तो सुई अगर मान लीजिए डिफेक्ट्स है उसमें, तो फिर वो तो काम नहीं करेगा। फिर उसके भीतर मेमोरी में है भी मान लीजिए, तो काम की नहीं मेमोरी, सारा का सारा विस्मृत हो जाएगी। यही स्थिति हमारे मस्तिष्क की होती है। जैसे टूटी हुई सुई जो है अच्छी तरह रिकॉर्ड को नहीं बजा पाती, ठीक उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क की रेखाओं को भी, यदि हमारे मस्तिष्क की निर्बल ज्ञान तंतु है मान लो, कमजोर ज्ञान तंतु है मान लो, तो वो उसको कार्यशील क्रियाशील नहीं बना पाती। और वो हम कितना भी पढ़ लिख लेते हैं, एक बार याद भी हमें हो जाता है, हम सबको कंठस्थ कर भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन बाद में वो हमको सही समय पर याद नहीं हो पाता। कारण उसका यही होता है। तो स्मरण रखने की जो विशेष योग्यता जो किन्हीं किन्हीं में कभी कभी देखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, स्वभावता ही होती। छोटी सी उम्र में
या एक बार पढ़े और याद हो गया, या छोटी सी उम्र में है, इतनी इतनी विलक्षण विशेषता उनमें होती है, या कोई ऐसे होते हैं कि बहुत वर्षों पुरानी बात है लेकिन वर्षों पुरानी बात भी उनको याद है। तो ये जो असाधारण जो प्रतिभा के धनी होते हैं, विलक्षण जो विशेषता होती है, वो उनके एकदम से अपने हाथ में नहीं होती। वास्तव में इसमें बहुत सारी बातें होती। आपने गर्भ संस्कार के अंतर्गत इसको देखा सुना होगा। माता पिता के संस्कार होते हैं, उनके खुद के पूर्व जन्म की संचित जो शक्ति होती है, पहले उसने खूब वो अपने मस्तिष्क के ऊपर पिछले जन्म में काम किया हुआ है, या उनको जो पालन पोषण किया हुआ है माता पिता ने, उनका वातावरण इतना बढ़िया है, ये प्राकृतिक ये वातावरण है, तो ये या तो प्राकृतिक उनकी बुद्धि है, उसके ऊपर ये निर्भर करती है ना। परंतु जो कुछ बुद्धि है, ये बात माननी पड़ेगी कि उसको बढ़ाना, उसको परिष्कृत करना, आगे बढ़ाना, ये बहुत कुछ हमारे हाथ में है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जन्म से ही बुद्धिमान नहीं हूँ, बुद्धू और अमुक व्यक्ति जो जन्म से बुद्धिमान है, ये बात गलत है। तो याददाश्त की शक्ति के आधार पर ये सारी चीजें होती है ये, और विश्लेषण करते हैं, मतलब किसी पॉइंट को आप बहुत अच्छे से, विषय को बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं। मनन चिंतन करना, बार बार सोचना विचारना, उसके ऊपर सोचने विचारने से भी शक्ति बढ़ती है। तो मनन चिंतन करने की शक्ति भी किस पर टिकी है? याददाश्त पर टिकी हुई है। तो ये सारी शक्तियां जो है उसमें याददाश्त जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आपने जैसा कि देखा, मस्तिष्क की जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के में याददाश्त की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, और पढ़ाई करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे। अब इस याददाश्त की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएंगे? नेक्स्ट कैसे बढ़ाएंगे याददाश्त की शक्ति को? जैसे कंप्यूटर में वो रहता ना अपना 8 GB का, कोई मान लीजिए आपके पास में ये पेन ड्राइव रखा हुआ है, उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क वैसी है, हाई पावर का पेन ड्राइव है, जिसमें जितना भी, तो कितना ज्यादा किसी के पेन ड्राइव में रह सकता है डाटा, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क का। नेक्स्ट, तो किस प्रकार से हो सकता है? तो स्मृति को ही याददाश्त कहते हैं। तो ये कैसे होगा? देखिए, स्मृति का ज्ञान और पुराने अनुभव का संचय, अभी मैंने आपसे निवेदन किया वही है कि मस्तिष्क में एक निश्चित समय तक ही रहता है ना, हमेशा नहीं रहता। और स्मृति जो होती है उनको लेकर के आती है, इन अनुभवों के साथ में उनका जो आदान प्रदान होता है, तो ये एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये एक तरह सा प्रोसेस है ये, क्योंकि संचित रहती है, वहां तक उनको जाना है। भाई हमारे घर के आसपास में जीवन में रोजमर्रा में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, तो उन घटनाओं की स्मृति हमेशा नहीं रहती, उसको भी हम भूल जाते हैं। 4 दिन बीतने के बाद में हम भी भूल जाते हैं कि कौन से दिन कौन सी सब्जी खाए थे, भूल जाते हैं ना, है ना। तो कौन से दिन कौन सा सीरियल आता है, ये भी आप भूल सकते हैं। तो हम, होता क्या है, हम जिनको रुचि से देखते हैं, रस लेकर के सुनते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, उस विषय से संबंधित स्मृति जो है हमारी देर तक बनी रहती है। मुद्दे की बात ये है। नेक्स्ट, कई बार लगता है ना भाई, हाँ हम क्या याद रख पाते हैं, क्या याद नहीं रख पाते, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहती है, जिसमें हमारी रुचि है वो हमें ज्यादातर याद रहता है। तो हम इसी से अपने और अपने संपर्क करने वालों के की पहचान करते हैं, है ना। जीवन में इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी और छात्र जो होते हैं, इसी संचित ज्ञान का जो उपयोग है हमेशा करते हैं, मतलब जो पहले से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, जो पहले से पढ़ा हुआ है, जो पहले से याद किया हुआ है, वो उसी ज्ञान का उपयोग वो करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नेक्स्ट, अब इस याददाश्त की क्षमता को कैसे बढ़ाएं? सीधी बात है कि हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ते हैं तो हमारी याददाश्त की क्षमता कैसे बढ़े ताकि हम भूले मत। बहुत सारी बातें इसके साथ में जुड़ी हुई है। किसी एक चीज के आधार पर हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि इसी आधार पर हमारी बुद्धि बढ़ेगी या हमारा याददाश्त बना रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते। सबसे पहला उसमें है संकल्प। संकल्प का मतलब ये है कि हम संकल्प के साथ पढ़ने के लिए बैठे हैं, संकल्प करें कि हमें ये याद करना है, इतना मुझे करना ही है, और ये मैं करूंगा, ये तो होना ही चाहिए, ये मुझे समझना ही है, ये है संकल्प। अब पढ़ने का तरीका देखिए, आप सब विद्यार्थी हैं, देखिए पढ़ने का तरीका हम लोग क्या करते हैं, बड़ 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 आए, कहीं से आए और चलो पढ़ना है, बैठ गए। अभी टीवी देख करके उठे हैं, और अभी कोई गाना सुन के उठे हैं, कोई मूवी देखा है ना, अभी 4 लोग के बीच में गपशप कर रहे थे, आके सीधा सीधा पढ़ने के लिए बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं। आप फ्रेश मूड में पढ़ने के लिए जब बैठते हैं, तब की स्थिति के बारे में देखिए। तो क्या होता है, एक डायग्राम आएगा, देखिए अभी इस डायग्राम से आप समझिए, एक खड़ी रेखा है और एक आड़ी रेखा है। खड़ी रेखा ये बता रही है, इसमें लिखा है नीचे 0, ऊपर 1 और उसके पश्चात 2, ये 3 चीज। और पड़ी रेखा जो नीचे, पड़ी रेखा में क्या है, 0 से लेकर किधर समय दिखा रहा है,
ऊपर वाला जो अध्ययन की क्षमता है, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा समय को बता रहा है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जो एक लिखा है उसको देखिए आप, जहाँ एक लिखा हुआ है, ये जो है इस एक वाली जगह में मेरा एरो दिख रहा है क्या? यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, दीदी दिखाएंगे तो दिखेगा, कोई बात नहीं। चलिए, ये 0 के ऊपर 1 में हम रहते हैं कब? जब हम पढ़ने बैठते हैं, तब तरोताजा मस्तिष्क रहता है और हमारी ग्रहण क्षमता ठीक ठाक रहती है। अब हम यहाँ पढ़ने बैठे तो धीरे धीरे फिर थोड़ी देर तो हमको विषय के साथ में ट्यून्ड होने के लिए, मस्तिष्क को जुड़ने में थोड़ा समय लग जाता है। तो हम 5-7 मिनट में ट्यून्ड होते हैं, मन लग जाता है और हमारा मस्तिष्क बढ़िया काम करता है और मन लग जाता है, हमें याद होने लगता है। ऐसे ऊपर जाते जाइए, इस प्रकार से ये टॉप पे पहुंच गए हम। तो 2 लिखा है, उस 2 के पास में ये हाईएस्ट स्थिति है। ये देखिए कर्सर वहां पर गया है, तो ये हाईएस्ट स्थिति है। मतलब एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारा मस्तिष्क हमारी पूरी क्षमता के साथ में याद करता है, लेकिन उस समय के बाद हम धीरे धीरे फिर बैठे ही हैं पढ़ने के लिए, तो वो हमारा हाईएस्ट स्तर है। उसके बाद ये नीचे गिरने लगता है, धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है। मतलब हमको याद करने की क्षमता हमारी कम होती जा रही, नीचे आइए। अब फिर से आप 1 के बराबर जब आते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये कितना मिनट हुआ? ये नीचे देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 48 मिनट का समय हुआ। मतलब क्या हुआ इसका? 48 मिनट के समय तक पढ़ते पढ़ते हमारी याददाश्त की क्षमता, ये जो 1 है उसके बराबर ही बनी रही, ये 1 के बराबर ही बनी रही, है ना। नीचे 1 में आइए दीदी, नीचे 1 में आइए। यहाँ अब करना क्या चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या है? 48 मिनट के बाद हमें 5 मिनट के लिए, ये जो बीच में देखिए ब्रेक दिख रहा है, इस 5 मिनट के लिए हमारे मस्तिष्क को एकदम रिलैक्स कर देना चाहिए, पढ़ना बंद कर देना चाहिए, दिमाग से कुछ भी काम लेना बंद कर दिया, दिमाग से काम लेना बंद कर दिया, दिमाग एकदम रिलैक्स, ना पढ़ना है ना लिखना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, सो जाइए, ओमकार का उच्चारण कर लीजिए, या तो एकदम सांसों का ध्यान कर लीजिए। आप ऐसी चीज करिए जिससे कि आपका मस्तिष्क जो है बिल्कुल रेस्ट की स्थिति में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई बंद कर दी, उसके बाद में कहीं आप मूवी देखने लग गए, टीवी चालू कर लिए, और या तो फिर कोई क्रिकेट मैच देखने लग गए, तो आपका दिमाग तो काम कर ही रहा है ना, दिमाग से काम नहीं लेना है। और 5 मिनट फुल्ली रिलैक्स करने के बाद में, रेस्ट करने के बाद में, फिर से सेम सब्जेक्ट लेकर के, सेम टाइम में सेम चीज को लेकर के आप फिर से जब पढ़ने बैठेंगे, तो पहले की तुलना में देखिए 1 नंबर में जितना आपका मस्तिष्क की क्षमता थी, उसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई क्षमता के साथ आप स्टार्ट करेंगे, और फिर उतनी ही ऊर्जा के साथ में पढ़ाई करते करते आप फिर जाएंगे टॉप में, उतना ही ऊंचा चढ़ेंगे, और फिर एक स्थिति के बाद में फिर आप नीचे आएंगे, और वो 48 मिनट के बाद में फिर आपको वैसी रेस्ट मांगेगा। कहने का मतलब इतना ही है मात्र, कि लगातार 3-3, 4-4 घंटे तक पढ़ने रहना और वो रटते रहना और जबरदस्ती पढ़ना, ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इससे केवल दिमाग थकता है और कोई उपलब्धि नहीं मिलती है। इसलिए हमें 48-50 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि ये मनोविज्ञान कहता है कि मस्तिष्क की क्षमता, एक एवरेज क्षमता जो होती है वो इतनी होती, और यही कारण है कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में अधिकतम देखा गया है ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट या 50 मिनट का ही एक पीरियड होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता। फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, फिर टीचर चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा। ये पढ़ने का तरीका। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या देखा हमने ये देखा कि सबसे पहला संकल्प के साथ पढ़ने बैठना और 5 मिनट के लिए ब्रेक देना। कब? 45 से 48 मिनट के पश्चात 5 मिनट का ब्रेक देना, उसके बाद फिर आगे पढ़ाई करना। अब दूसरा तरीका क्या है? याद करने का बेहतर समय होता है, और वो समय कौन सा होता है? प्रातः काल। प्रातः काल सूर्योदय के पहले वाला काल, या सूर्योदय के बाद के 2 घंटे का काल जो होता है, या ब्रह्म मुहूर्त का काल को सबको प्रातः काल अपन कह सकते हैं। उसमें मस्तिष्क से संबंधित जितने भी काम होते हैं, ध्यान करना, अध्ययन करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पढ़ाई लिखाई करने से संबंधित बातें याद करना, ये इसके लिए सबसे बेस्ट समय होता है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग इसी समय तप करते हैं, विद्यार्थी इसी समय पढ़ाई करते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क बहुत रिलैक्स की स्थिति में होता है। एक दूसरी बात, उस समय चूंकि हम सोकर उठे रहते हैं, इसलिए हम बिल्कुल रेस्ट की स्थिति में होते हैं, और बाहर का वातावरण ही बहुत शांत रहता है। शांत वातावरण के परिणाम स्वरूप हमको इससे बहुत फायदे होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है तीसरा, वो क्या है?
तीसरा तरीका, मस्तिष्क को आधारभूत आहार दें, मतलब खान पान कैसा हो ये भी ध्यान रखना है। उचित आहार लें, क्या खाएं क्या ना खाएं मालूम होना चाहिए। कल आपने स्वास्थ्य की क्लास में काफी कुछ देखा। उचित आहार पौष्टिक होना चाहिए, हल्का होना चाहिए आहार, नॉनवेज ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना। कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय अधिक पीना और ये जो हैवी खाना होता है, तेज मिर्च मसालेदार खाना पीना जो होता है, मतलब राजसिक और तामसिक भोजन जो होते हैं या हैवी खान पान होता है, और ये जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि जो खाने की जो आदत होती है, तो वो शरीर को, हमारी याददाश्त को प्रभावित कर जाती है। दूसरी बात, उचित निद्रा होनी चाहिए, विश्राम होना चाहिए, नींद अच्छे से लेना बेहद जरूरी है। पढ़ना मतलब मस्तिष्क का काम करना, याददाश्त मतलब मस्तिष्क से संबंधित चीज है, और उसका सीधा सीधा संबंध निद्रा के साथ में है। दिन की अधूरी निद्रा होती है या निद्रा के लिए समय कम देते हैं, नींद नहीं आती है तो मुश्किल है, तो निद्रा पूरी लेनी है, विश्राम करना है, रेस्ट करना है। थके हुए शरीर और थके हुए मन से कभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती, कोई चीज याद नहीं हो सकता। तीसरी बात, उचित ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी में ब्लड, ऑक्सीजन, विटामिन सी, ये हमारे ये जो फिजिकल बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए, सही स्थिति में रखने के लिए है। ये तो निश्चित बात है, ऑक्सीजन तो सभी जानते हैं, हमारे मस्तिष्क में ब्लड सही तरीके से, ऑक्सीजन की सही मात्रा होनी चाहिए, विटामिन सी हमको मिलना चाहिए, ये सब हमारे मस्तिष्क को सही तरीके से पोषण देने वाला होता है। नेक्स्ट, इन सब के आधार पर हमारा मस्तिष्क जो होता है वो उचित पोषण पाता है। उसी के अंतर्गत सात्विक खान पान आता है, उचित आहार में ही। सात्विक खान पान में मैंने आपसे निवेदन किया, क्या क्या खाएंगे क्या ना खाएंगे। नेक्स्ट, खान पान के अलावा बैठने का तरीका और दिशा, कैसे बैठें पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए बैठे तो आप स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, प्राण का प्रवाह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सही तरीके से आता जाता है और याद होता है सही। मेंढक की तरफ बैठना सोफे में, या पेट पिचका के बैठना, सो करके पढ़ाई करना, हमारे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, तो ये ध्यान देने की बात है। और बहुत बेहतर होगा कि आप पढ़ाई करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, उधर एनर्जी होती है। इसलिए ये वैज्ञानिक शोधों से ये स्पष्ट हुआ है कि उत्तर दिशा पूर्व दिशा जो है पढ़ाई करने के लिए उचित होता है, वैज्ञानिक शोध के परिणाम स्वरूप, क्योंकि उधर से सूर्योदय होता है, या तो हिमालय है जो कि एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट, उसके बाद पढ़ने का तरीका आपने देख लिया, अब आता है ब्रह्मचर्य पालन। ये क्या होता है ब्रह्मचर्य पालन? ब्रह्मचर्य पालन, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हमारा शरीर है उसको पोषण देने के लिए हम आहार प्रदान करते हैं, किस प्रकार का? खाद्य सामग्री का, अन्न है, फल है, दूध है, दूध, शाक सब्जी इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क का भी एक भोजन होता है। तो हमारे मस्तिष्क का भोजन क्या होता है? हमारे मस्तिष्क का भोजन होता है जीवनी शक्ति, हमारी जीवनी शक्ति, जिसको मेडिकल की भाषा में वीर भी कहते हैं। तो हम जो भोजन करते हैं वो भोजन, आज का किया भोजन 40 दिन के बाद जीवनी शक्ति के रूप में, वीर के रूप में वो परिवर्तित होता है। और इसी जीवनी शक्ति के आधार पर हमारा मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। जिनके शरीर में जितनी अधिक जीवनी शक्ति सुरक्षित रहती है, उनका मस्तिष्क, उनको मस्तिष्क को उतना ज्यादा उससे पोषण मिलता है और उनका मस्तिष्क उतना ही ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। ये वैज्ञानिक शोध का ये रिपोर्ट बता रही हूँ आपको। इसलिए कहा जाता है क्या कि विद्यार्थी को विशेष रूप से, भाई उनको कहते हैं ना, ये आप लोगों का ये 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करते हैं? तो ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य पालन का मतलब सीधी सपाट भाषा में अगर कहें तो मस्तिष्क और विचारों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता रखना, और अपने अपोजिट लिंग के प्रति, अपोजिट लिंग वाले लड़के या लड़कियों के प्रति अपने मस्तिष्क को दूषित होने से बचाना, कामुकता के विचार, क्रोध के विचार, इस प्रकार के जो विचार होते हैं, ऐसे विचार, ऐसी थिंकिंग नहीं आने देना, इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति से अपने आप को बचा करके रखना। तो इससे क्या होगा, हमारी जो विचार होते हैं जो विशृंखलित हो जाते हैं, यहाँ वहां भटक करके, जो हमारी विचारों के माध्यम से ही ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमारी जो खराब हो जाती है, उससे बचत होती है। जीवनी शक्ति की सुरक्षा इसी प्रकार से होती है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो ब्रह्मचारी हुआ करते थे या ब्रह्मचारी होने की बात करते थे, उसमें यही बात महत्वपूर्ण आती है। तो ब्रह्मचर्य पालन करना ये विद्यार्थियों का पहला और अंतिम कर्तव्य है। अभी तक जो कुछ बताया गया या आगे बताया जाएगा उनके बारे में कहा जाता है कि बुद्धि बढ़ाने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए बाकी जितने भी उपाय हैं वो उपाय सहयोगी उपाय हैं, वो ज्यादा कारगर नहीं है।
जैसे पेड़ के पत्तों में पानी सींचते हैं ना, उस प्रकार की बात है, उसके आसपास गड्ढा खोदते इस प्रकार की बात है। लेकिन ये क्या है, ये जड़ को पोषित करने वाली बात है, जड़ को पोषण देने वाली बात है, सीधी सीधी जड़ में पानी डालने वाली बात है। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के बारे में कहा गया। नेक्स्ट, तो ये हमारे सारे विद्यार्थी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, उनको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। अब आता है गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान। जिनको भी अपनी बुद्धि बढ़ाना है, याददाश्त को तेज करना है, उनके लिए ये कहा गया है कि गायत्री मंत्र का जप ऐसा होता है, गायत्री मंत्र में इस प्रकार के अक्षरों को लेकर के गुंफन होता है जिसका संबंध हमारे शरीर के भीतर की विभिन्न ग्रंथियों और उपत्तिकाओं से होती है। अभी आगे एक स्लाइड आएगा तो आप देखेंगे हमारा मस्तिष्क जो है गायत्री मंत्र का जप करने से शार्प होता है, उसकी तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। सूर्य का ध्यान करते हैं, प्रातः काल का लाल लाल स्वर्णिम सूर्योदय का जब ध्यान करते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क को बहुत ऊर्जा देता है। और सूर्य की जितनी भी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व में आती है, हमारे मस्तिष्क को वो मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा तेजस्विता ओजस्विता प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जप, जो कि सूर्य का ही मंत्र है, गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र होता है, तो सूर्य का ध्यान के साथ में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का लेखन कर सकते हैं, लेखन करना चाहिए, सूर्य का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से एकाग्रता का भी विकास होता है। और पढ़ना लिखना क्या है, एकाग्रता का विकास होने से याददाश्त बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, इसके साथ में ये चीज जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, अब ये जप और ध्यान वाली बात हो गई। इसके पश्चात ये ध्यान वाली बात ही है जो त्राटक योग की बात हो रही है। बिंदु योग मतलब एक पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है। सूर्य पर भी त्राटक योग कर सकते हैं आप। जो दीपक की लौ होती है उस लौ को एक टक लगातार देखते रहिए, जितनी देर तक आप देख सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए शुरुआत में देखते हैं, उसके पश्चात आंख को बंद कर देते हैं और अपने भ्रिकुटी मध्य, ये दोनों भावों के बीच में उसी बिंदु का या दीपक की लौ का, जिनको भी आधार बना करके आप त्राटक कर रहे हैं, उनका ध्यान किया जाता है। इससे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, बिंदु योग त्राटक योग के द्वारा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है, ये सब ध्यान के ही प्रकार हैं, बिंदु योग है, त्राटक योग है। यहाँ गायत्री मंत्र जप के बारे में जो आपको बात कही गई, उसके साइंस के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, ये हमारा शरीर है, मानव शरीर। साधक बैठा है जो जप ध्यान करने वाला है, आप देखिए गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसके पहले ओम, जो प्रणव जो है, ये हमारे ये मस्तक से संबंध रखता है। जब ओम कहते हैं तो ये झंकृत होता है, जब भू भू हस्व कहते हैं तो हमारा ये मस्तक झंकृत होता है, क्योंकि ये इससे संबंधित है। संबंधित का क्या मतलब है, विभिन्न अक्षर जितने भी ओम से लेकर प्रचोदयात तक है, वो हमारे शरीर के भीतरी अंग अवयवों से, भीतरी उपत्तिकाओं से, ग्रंथियों से ये संबंध रखते हैं। तो हम जप करते समय जो जप करते हैं, होंठ दांत तालु इत्यादि हमारे बुदबुदाते हैं, जीभ इत्यादि इस आपस में टकराते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये समझ में आता है कि ये टकरा रहे हैं, लेकिन इनके टकराने के परिणाम स्वरूप ये भीतर के अंग अवयवों को, भीतर की उपत्तिकाओं को, ग्रंथियों को ये झंकृत करती है। जैसे वीणा बजाते हैं तो क्या करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर हारमोनियम का जो ऊपर जो उसका वो होता है, उसको कुंजी कहना चाहिए। जब टाइपराइटर की जो मशीन होती है, पहले होता था, अब तो टाइपराइटर की मशीन से कोई टाइपिंग करता नहीं है, कंप्यूटर आ गया, तो क्या करते हैं, ऊपर की जो उसकी की है उसको दबाते हैं, टक टक, तो नीचे जो 4-5 पेज है वहां पर कार्बन कॉपी रहती है, वो छप जाती है अपने आप। वीणा इसी प्रकार से बजती है। ऊपर के तार को हम इस प्रकार से, जो उसको बजाने वाला है वो तार को यूं छेड़ता है तो उसमें से सुंदर स्वर लहरी निकलने लग जाती है। इसी प्रकार से जब मंत्र का जप होता है लगातार लगातार, तो मंत्र का जप करते करते हमारे शरीर के भीतर हमारे आंतरिक जो ग्रंथियां हैं, जो झंकृत होती है, अंदर की उपत्तिकाएं जो झंकृत होती है, वहां से उससे संबंधित जो शक्तियां हैं वो बाहर निकलती हैं और वो व्यक्ति शक्तिशाली बनता जाता है, कई प्रकार की शक्तियों का जागरण होता है। ये है गायत्री महामंत्र के जप का विज्ञान। तो इसके साथ में भावनाओं का विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। इसमें ध्वनि तरंगे जो होती है वो काम करती हैं। जब आप गायत्री का महाविज्ञान नामक किताब पढ़ेंगे या गायत्री मंत्र की विलक्षण शक्ति छोटी किताब है, उसका आप यदि अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक से एक विलक्षण बातें भरी पड़ी हुई है। तो गायत्री मंत्र का जप करना हर दृष्टिकोण से लाभदायक है। और यही कारण है कि जितने भी बड़े बड़े महामुनि हुए, ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, अधिकांशतः उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। यहाँ तक कि यदि आप लोग जानते होंगे
तो ऋषि मुनि क्या जो अवतार थे, रामकृष्ण इत्यादि, उन्होंने भी गायत्री महामंत्र का जप करके गायत्री की शक्ति के माध्यम से ही शक्ति प्राप्त की थी। संपूर्ण सृष्टि का आधार ही गायत्री है, मतलब गायत्री मंत्र के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से सब कुछ हुआ है। तो ये गायत्री मंत्र का जप ये आपके लिए काफी प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं और क्या करेंगे आप, नित्य योगासन और प्राणायाम। नित्य योगासन करना, प्रातःकाल सोकर उठने के पश्चात आपकी रूटीन में यदि प्राणायाम और योगासन है तो निश्चित रूप से आपकी याददाश्त की क्षमता बढ़ेगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे। क्या होता है प्राणायाम से, प्राण शक्ति का विवर्धन होता है, आत्मबल मनोबल सब बढ़ता है। योगासन करने से भी इसी प्रकार की स्थिति, हमारी भीतर की जो ग्रंथियां उपत्तिकाएं हैं वो भी पोषण पाती है। केवल शरीर नहीं, योगासन करते हैं तो, जिम की बात नहीं कर रही मैं आसन की बात कर रही हूँ। ये पूरी तरह से साइंटिफिक होता है। आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आप प्रज्ञा योग करते हैं, या अन्य जो दूसरे आसन हैं, विशेष रूप से प्रज्ञा योगासन और सूर्य नमस्कार, यदि आप प्रतिदिन यदि 3 चक्र भी करते हैं और 10 मिनट के लिए प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम एक भ्रामरी प्राणायाम है, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है, नेक्स्ट अभी देखेंगे। नेक्स्ट दीदी, तो यदि ये प्राणायाम आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत फायदे में रहेंगे। आसनों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वांग आसन है और योग मुद्रा है। बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि नामक किताब में आप पढ़ेंगे तो ये आपको विस्तार से भी मिलेगा, वो कर सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लोगों ने ये कभी सुना भी होगा और किया भी होगा, क्योंकि आजकल तो विद्यालय में, महाविद्यालय में योग जुड़ गया है तो सब लोग जानते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो कान और आंख को बंद कर देते हैं, लंबी गहरी सांस खींच करके धीरे धीरे गुंजन करते हुए, भौरे का गुंजन करते हुए सांस धीरे धीरे अपने आप बाहर निकलती है और उस जो आवाज होती है, गुंजन होती है, उसमें ध्यान लगाया जाता है। ये भ्रामरी प्राणायाम होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम आप करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, उससे ये हमारा मस्तिष्क बहुत शानदार, दाहिना साइड और बायां साइड दोनों हिस्से, मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, तो दोनों ही हिस्से हमारे, जो एक ज्ञान से संबंधित होता है, एक भावना से संबंधित होता है, संवेदना से संबंधित होता है, दोनों ही पक्ष हमारे मजबूत होते हैं। तो ये हर दृष्टिकोण से विद्यार्थी के लिए या जो जिन्हें भी अपनी बुद्धि का विकास करना है उनके लिए बहुत ही ये पावरफुल होता है। तो हमें अपने दिनचर्या में अनिवार्य रूप से आसन और प्राणायाम को उसमें शामिल करना ही चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि आसन और प्राणायाम करने के पश्चात उनकी दुनिया बदल जाती है। पहले उनकी स्थिति कुछ और रहती है, बाद में और हो जाती है, तो आप करके देखिए। उसके पश्चात ये चिंतन, चरित्र और संगति, आप सोचेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है या इसका क्या रोल है। इसका बहुत बड़ा रोल है। आपने कितना भी जप किया, ध्यान किया, आपने कितना ही प्राणायाम योगासन किया, आप बड़े ब्रिलियंट हैं, बहुत होशियार हैं, आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन दिनचर्या में आपकी संगति, किसी से कैसे लोगों से मिलते हैं, कौन आपके फ्रेंड्स हैं, आप कितने समय उनके साथ बिता करके क्या करते हैं, आपके स्वयं का कैरेक्टर, चरित्र कैसा है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है जीवन में और सहनशीलता नहीं है और आपका चरित्र यदि गिरा हुआ है, मान लीजिए किसी प्रकार से उसमें कोई डिफेक्टिव स्थिति है, तो आपकी स्थिति समझ लीजिए कि बहुत खराब हो जाएगी आगे चल कर। और चिंतन तो आप जानते हैं, जो व्यक्ति जैसा सोचता है और जैसा करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो चिंतन हमारा ठीक रहना चाहिए और इसी के परिणाम स्वरूप कहा गया है कि विचारों का संयम होना चाहिए। आप लोग इसके पहले जो क्लास बताई गई आप याद कीजिए, व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र में, कि विचार संयम बताया गया आपको, संगति वहां भी बताई गई थी, आप कैरेक्टर के बारे में बताया गया आपको। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है किसी मनुष्य के लिए कि चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन यदि चरित्र में गिरावट है, यदि संगति हमारी ठीक नहीं है, यदि हमारा चिंतन बिगड़ा हुआ है, नकारात्मक चिंतन है, दोषपूर्ण चिंतन है, तो जिस प्रकार से वो होता है ना, कोई लहलहाता हुआ फसल खड़ी, लहलाती हुई फसल कोई खेत में खड़ी है और वहां पर कुछ समय के लिए वहां पर जानवर प्रवेश कर गए तो बस कुछ ही मिनटों में सबको चट कर जाएंगे। ठीक, यही स्थिति हमारी हो जाएगी। हमारा मस्तिष्क दूषित होकर के ये जितना भी ज्ञान और विज्ञान हमारे मस्तिष्क में भरा पड़ा हुआ है सबको सत्यानाश कर देगा। तो हमें हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। नेक्स्ट, हमें अलर्ट ये रहना है कि हमारी संगति किससे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे लोगों से संगति कर बैठे हैं और जिनके चरित्र का ठिकाना नहीं और जो उल्टे तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो बी केयरफुल। अब देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण ये स्लाइड आया है, देखिए कितना याद रहता है, कब क्या करते हैं कितना याद रहता है। हम पढ़ते भी हैं, कभी सुनते भी हैं,
तो सबका परसेंटेज अलग अलग है। देखिए, यदि हम केवल पढ़ते हैं तो हमें केवल 25% याद रहता है, लेकिन हम दूसरे से सुनते हैं, जैसे आप टीचर से सुनते हैं उस विषय को, टीचर ने आपको पढ़ाया, सुनाया, तो वो 35% याद रहता है। आपको भी स्वाध्याय दूसरा कराता है तो आपको ज्यादा याद रहता है, बनिस्बत स्वयं के पढ़ने से, आपने देखा होगा। लेकिन यदि हमने देखा है तो देखा हुआ है तो मतलब दृश्य और श्रव्य दोनों वहां पर काम करेंगे ना। हमने आंखों से देखा भी तो देखते हैं तो सुनते भी हैं, तो क्या हुआ, 50% हमको याद रहेगा। लेकिन हमने जो कुछ भी देखा हुआ है या याद किया, पढ़ा हुआ है, हमने उसको स्वयं भी किसी के सामने व्यक्त किया, कहा, दूसरों को पढ़ाया, दूसरों के सामने अभिव्यक्त किया, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा ये, है ना। और 60% हो जाएगा मतलब ये ज्यादा पावरफुल हो गया। और किया हुआ है तो एक बार और दबाइए दीदी, आगे आगे ले जाइए। अगर आपने किया भी है तो वो 75% होगा। किया हुआ 75% में आता, कहने का मतलब आपने प्रयोग किया, कहा नहीं, केवल करके देखा। जैसे उदाहरण के लिए प्राणायाम के बारे में आपने पढ़ा, ध्यान के बारे में आपने पढ़ा कि क्या होता है, पढ़ने पर वो पढ़ा वो 25% याद रहेगा। दूसरे ने कह करके आपको बताया तो 35% याद रहेगा। आपने उसको वीडियो में देख लिया तो 50% याद रहेगा। लेकिन देखने के बाद आपने स्वयं दूसरों से भी कहा, उस विषय को दूसरों के सामने व्यक्त किया, तो 60% याद रहेगा। लेकिन आपने स्वयं अगर प्राणायाम या ध्यान किया भी तो वो 75% आपको याद रहेगा, है ना। लेकिन आपने पढ़ा भी, सुना भी, देखा भी, कहा भी, किया भी, सब कुछ किया, तो वो कितने परसेंट पे पहुंचेगा, 90% पे पहुंच जाएगा। 90% तक याद रहेगा, मतलब ये याद करने का तरीका है। तो ज्यादा याद कब रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए हमें, नेक्स्ट हमें ये करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि केवल पढ़ें ना, हम प्रयोग भी करके देखें, सबका हम ध्यान रखें, सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें। अगली बात, अध्ययन में रुचि जगा करके पढ़ें। नेक्स्ट मतलब बिना रुचि के बोझ समझ करके नहीं पढ़ना है, बोझ बन जाएगा, फिर कुछ याद नहीं रहेगा। और कुछ बातें ऐसी रहती जो अध्ययन के वातावरण से संबंधित है, वो भी प्रभावित करती है कि हमको कितना याद रहेगा। हम जब पढ़ाई करते हैं तो कैसे स्थान में पढ़ाई करते हैं, हवादार स्थान होना चाहिए तो ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट आकाश दिखाई देना चाहिए, मतलब खाली स्थान रहेगा। पीछे पीछे जाएंगे दीदी, पीछे जाएंगे, पूरा है नहीं उसमें। नेक्स्ट तो ये हवादार स्थान होना चाहिए। फिर पानी साथ रहे, कहने का मतलब ये है जैसे जलाशय वगैरह होता है, आपने सुना होगा ना कि कवि जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, या जो तपस्वी होते हैं, वो जलाशय के पास में, नदी के पास में, गंगा जी के पास में तपस्या करते हैं, तो अपने साथ में पानी का बॉटल रख लीजिए, ज्यादा चौड़ा बर्तन में पानी रख लें, तो ये एक्चुअली क्या है, हवा में, पानी में एनर्जी होती है। आकाश तत्व खुली स्थान में एनर्जी होती है, एनर्जी के सोर्स होते हैं, प्राकृतिक शांत वातावरण होता है, ये एनर्जी मिलती है उससे। और हमारा शरीर भी तो ये जो हवा, पानी इत्यादि आकाश से बना हुआ है, तो ये एनर्जी देने वाला होता है। चूंकि एनर्जी देने वाला होता है, इसलिए ये सब की जब अधिकता रहती है हमारे वातावरण में, तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलती है तो स्वाभाविक है कि हमें याद जल्दी होगा, या ये सहयोगी होते हैं। नेक्स्ट अब अगले स्लाइड में आते हैं, देखिए नेक्स्ट बुद्धि बढ़ाने की कुछ और विधि है। वो कौन सी विधि है, ये जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया। लेकिन अब इसके बाद में जो आता है वो है कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती। कौन कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां देखेंगे, देखिए क्या कहता है आयुर्वेद। बुद्धि बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क से संबंधित, मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाने के लिए, किसी की मस्तिष्क की क्षमता कमजोर है तो उसको भी ठीक करने के लिए, या उसको मजबूत बनाने के लिए, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, मीठी बच है, अश्वगंधा है, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और कुछ बातें हैं, पढ़ते समय क्या क्या करें। सबसे पहली बात, एकाग्रता, एकाग्रता का विकास करना। नेक्स्ट एकाग्रता में क्या क्या बातें आती है उसको देखिए। चित्त की एकाग्रता होना, मन लगा के पढ़ना है, इससे कार्यशक्ति को उत्तेजना मिलती है। जब एकाग्र होकर के उसमें हम जुट जाते हैं तो हमारी कार्य करने की क्षमता जो बढ़ती जाती है। पूरे पॉइंट को लाइए, नेक्स्ट 4-5 है इसमें। इससे ये शक्ति मिलती है। और विषय को मनोरंजन की तरह अगर हम बना लेते हैं, खेल की तरह ले लेते हैं, तो एकाग्रता बनती है, मतलब हमारा मन ज्यादा से ज्यादा उसमें लगता है, जल्दी याद होता है। अब इसमें एक दिक्कत ये आ सकती है कि करते करते मन उचटने लग जाएगा, पढ़ते पढ़ते, तो क्या करना चाहिए कि अगर मन उचटने लग जाए
मतलब थकने लग जाए, मन ना लगे, तो क्या करें, कार्य में थोड़ा सा फेरबदल कर लें। जैसे पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो लिखने लग जाएं, नोट्स बनाने लग जाएं, है ना। विषय को परिवर्तित कर दें, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़ने लग जाएं, है ना। ज्यादा दिमाग थक गया है तो हिंदी पढ़ने लग जाएं, सरल विषय को पढ़ने लग जाएं। इस प्रकार से थोड़ा उसको हेर फेर करने से वो जो एकाग्रता है वो बनी रहती है, या उसमें सहायता मिलती है। और अपने साथ जो कॉपी है, पुस्तक है, टेबल है ना, जो कुछ भी अपना काम में आने वाली वस्तुएं हैं, उनको साफ सुथरे तरीके से सजा करके अरेंज तरीके से रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए, उससे भी एकाग्रता बनती। अस्त व्यस्त सब यहाँ वहां पड़ा है, वास्तु दोष भी होता उससे और मन उचटता उससे, तो ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट स्लाइड लाएं। ये एकाग्रता से संबंधित बात अभी भी आपके सामने, उसी में ये भी जुड़ता है कि कब कैसे एकाग्रता को रखें। जो पढ़े उसे समझकर पढ़ें। अगर हम केवल रटते हैं, रट्टा मारते हैं बिना समझे, तो एकाग्रता बिल्कुल नहीं होगी, वो मन उचटेगा। तो करना क्या चाहिए भाई, समझ लें पहले, मैथ्स को पूरा समझे, मैथ्स रटने का नहीं है, इंग्लिश भी समझने का है। पहले आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, उसके बाद उसको समझ लीजिए, फिर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी याद हो गया। हिंदी जल्दी याद होता है, इंग्लिश देर से याद होता है, उसका एकमात्र कारण ये है कि हिंदी जल्दी समझ में आती है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती जल्दी, इसलिए। फिर जो पढ़े हुए हैं उसकी कल्पना करिए। इथर में छवि बनाना मतलब उसकी कल्पना करना, कल्पना करने से वो जल्दी याद होता है। पढ़े उसका मनन चिंतन करिए, उसकी कल्पना करिए, है ना। पढ़ा हुआ है उसको अपने साथियों के साथ चर्चा करिए, मतलब मुंह से बोलिए। पढ़ने के पहले जैसे ध्यान करने के पहले प्राणायाम करते हैं, वैसे ही अगर पढ़ने से पहले थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, भ्रामरी प्राणायाम कर लें, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नेक्स्ट, इससे एकाग्रता आपकी बनी रहेगी। फिर दूसरी बात है बड़ी महत्वपूर्ण, जिज्ञासा के साथ पढ़ने बैठना है। जिज्ञासा के साथ क्यों? जिज्ञासा जो चीज है वो मस्तिष्क के लिए चुंबक का काम करता है, मस्तिष्क में एक चुंबक का काम करता है। ये मतलब कहने का ये है कि जिसके मस्तिष्क में जिज्ञासा का जितना अंश रहेगा, वो ब्रह्मांड से ज्ञान को आकर्षित करेगा। और बिना जिज्ञासा के चुपचाप बैठे हैं, भाई जितना बोलेंगे उतना सुन लेंगे, अभी अब विषय आपके सामने रखा जा रहा है, जितना बोलेंगे बस उसको सुन लेंगे, उसमें क्या क्यों कैसे अपना दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे, तो फिर वो ज्यादा कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिज्ञासा के साथ में, पूरी सतर्कता जागरूकता के साथ में, क्यों क्या कैसे समझने की भीतर में ललक होनी चाहिए। जब ऐसा रहेगा तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा, मतलब उस विषय को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट, जिज्ञासा के बाद आती है संगति। अभी बात हो गई आपकी, संगति किस प्रकार की? सब प्रकार की, भाषा संबंधी, वातावरण संबंधी, विविध प्रकार की प्रकृति के लोगों के साथ रहने वाली, ये सब प्रकार की संगति आती है इसमें। हम जिस भाषा में पढ़ते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, जिस भाषा को समझते नहीं है तो उससे हमको कम याद होगा। जो वातावरण हमारे लिए शांत और प्राकृतिक है वो ज्यादा हमारे लिए अनुकूल होगा। उसी प्रकार से कैसे लोगों के साथ रहते वो भी इससे संबंधित है। तो जब हम पढ़ने लायक यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने के प्रति रुचि जिनकी है उन्हीं के साथ हम रहते हैं, इस प्रकार के सर्किल के साथ रहते हैं तो हमारी अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन हमको पढ़ना है क्या? डॉक्टरी, और पिक्चर देखने वालों के साथ में हम तो रहते हैं और उन्हीं के साथ में बातें करते हैं, तो आप क्या पढ़ाई करेंगे? तो संगति इस प्रकार का मतलब, यहाँ पर संगति का मतलब ये है। नेक्स्ट, उसके बाद अगली बात, स्वार्थ साधन। क्या मतलब इसका? कि जो विषय है हमारा, विषय को अपने स्वार्थ के साथ में जोड़िए, कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये जब मैं सफल होंगी तो इससे मुझे क्या लाभ होगा। अब अगर आपने पहली मन बना लिया, अरे फेल हो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाऊंगी तो पापा की दुकान में बैठ जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी तो शादी होके चली जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी तो कुछ नहीं होता, अरे थर्ड डिवीजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास तो हो जाऊंगी ना, थोड़ा बहुत में काम चल जाएगा। अगर पहले ही आपने ये सोच लिया है तो फिर बहुत फिर मुश्किल है, वो लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो हम जो काम करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, किसी चीज को ग्रहण करने जा रहे हैं, उसमें हम जब सफल होंगे तो हमको क्या फायदा होगा, इसकी कल्पना करिए। मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे अच्छी संगति मिलेगी, है ना, मैं अच्छे सर्किल में जाऊंगी तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, या मेरा जीवन उज्जवल होगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे ऊंचा पद मिलेगा, ये उसके लाभ है। लाभ को जोड़ना उसके साथ में, लाभ को जब आप उसके साथ जोड़ेंगे, यही स्वार्थ साधन है। मतलब मुझे मेरा क्या स्वार्थ सधने वाला है, कहने का मतलब ये, तो आपको उससे ज्यादा लाभ होगा। कहने का मतलब आपकी चित्त में एकाग्रता भी आएगी और आप पढ़ पाएंगे और आप ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आती बात प्रोत्साहन देना। कौन किसको प्रोत्साहन देगा? हमारा मस्तिष्क तब ग्रहण करता है ज्यादा से ज्यादा जब हमें प्रोत्साहन मिलता है।
माता पिता के द्वारा, मित्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, अपने आसपास के लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा जो जो प्रोत्साहन पाता है उसका दिमाग ज्यादा उत्साही होकर के काम करता है। निश्चित रूप से आप स्वयं पर भी देख सकते हैं, घर में बच्चों को देख सकते हैं। और यही कारण है किसी को भी हमको तू मूर्ख है, मंद बुद्धि, अरे तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू बेकार है, ऐसा कहने के बजाय वो जो भी करता है उसमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, करो तो, चलो तो, करो तो, करके देखो तो, ये बोलना चाहिए। जी, पुराना इतिहास बताता है, एक से एक घटना ऐसी है, बिल्कुल मूढ़मती भी जो रहे होंगे उनको भी जब प्रशंसा और प्रोत्साहन मिली तो उनमें महानता आ गई। एक से एक उदाहरण मिलते हैं ऐसे। आपने सुना होगा, कालिदास को सुना होगा आपने, और बड़े बड़े महान लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं, न्यूटन के बारे में ऐसा कहते हैं। तो प्रोत्साहन बड़ी चीज है। नेक्स्ट, उसके बाद एक कारण आता है, एक बात आती है, प्राप्त जानकारी का क्रियात्मक अभ्यास। हमने भी बताया आपको, कहा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, ये वही वाली बात है, और किया हुआ। तो क्रियात्मक अभ्यास मतलब किया हुआ। थ्योरी में कोई चीज को जान लेना केवल, तो वो ज्यादा स्थायी नहीं रहेगा। करिए, अभ्यास करिए, क्रिया करिए, मतलब उसको प्रैक्टिस में लाइए, तो ये आपको ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगली बात आती है ज्ञान संचय। हमेशा उस विषय से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त करते रहना चाहिए, ज्ञान का संचय करते रहना चाहिए। आज किसी चीज के बारे में एक बार पढ़ लिया, बस उसी को 20 साल तक रखे हैं, आगे उसके संबंध में कुछ भी और जानकारी हासिल नहीं करना, किसी और व्यक्ति से कुछ नहीं पूछना, नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञानी वो होता है, उनका ज्ञान बढ़ता जाता है जो निरंतर निरंतर ज्ञान का संचय करता जाता है। तो हमें न्यूज़पेपर भी हो सकता है, विषय से संबंधित और किताबें भी हो सकती है। आजकल तो सब गूगल सर्च करते हैं, एक से एक उस विषय से संबंधित जो भी पहले पढ़ाई हो चुकी है, उस विषय के जो ज्ञाता है, मर्मज्ञ हैं, उन लोगों से उस विषय में पूछ करके, उनसे ज्ञान लेकर के, अपने टीचर से पूछ करके आप जितना ज्यादा उस विषय के संबंध में जानकारी बढ़ाते जाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, और रिसेंट ज्ञान आपको पता होना चाहिए। तो ये ज्ञान का संचय करने की जो ललक और भूख है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है अगला, बिखराव से बचाओ, मन केंद्रित करें। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पढ़ लिया, हमने अर्जित कर लिया, लेकिन इसके साथ जो हमने अर्जित किया है वो बिखर ना जाए, वो बचा रहे, संचित रहे, उसको मेंटेन करके रखना, मन में बनाए रखना, मन केंद्रित करें। मन केंद्रित करेंगे तो बिखराव से बचेगा। आपने वो सुना होगा, किया भी होगा आप लोगों ने, बच्चों ने, सूर्य की जो रोशनी होती है वो सर्वत्र बिखरी हुई रहती है, उससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं सधता, लेकिन जब उत्तल लेंस के ऊपर उसको एकाग्र करते हैं और तो उसके नीचे जो पेपर रहता है वो पेपर तुरंत जलने लग जाता है। मात्र किस कारण से? बस कुछ ही क्षण में वो जो केंद्रित हो जाती है सूर्य की किरणें, उसके परिणाम स्वरूप वैसा चमत्कार दिखाती। बिल्कुल हमारा मस्तिष्क ऐसे ही काम करता है। तो हम जब बिखराव से बचा करके मन को केंद्रित करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। और तो कैसे मन को केंद्रित करेंगे? भाई, मन को केंद्रित करने के लिए आपको वही रुचि जगानी पड़ेगी। उसके भी कई प्रकार के उसके संबंध में उपाय आते हैं, अभी आगे देखेंगे। लेकिन ये है कि अपने मस्तिष्क में तमाम प्रकार की बातों को मत रखिए, मुझे खेलने भी जाना है, मुझे ये भी करना, वो भी करना है, अरे मैंने ये मूवी नहीं देखा है, अरे ये इधर जाना था, ये अब दोस्त के बारे में सोचने लगे, खाने के बारे में सोचने लगे, खेलने के बारे में सोचने लगे, कभी इधर सोचने लगे, कभी उधर सोचने लगे, और सामने किताब खुली रखी है, तो मन तो केंद्रित है नहीं। जहां मन जाता है उधर एनर्जी चली जाती है। अगर मन को हम केंद्रित रखेंगे पढ़ाई में तो एनर्जी उसमें जाएगी। तो जिधर एनर्जी जाती है, हम जो सोचते हैं, मन हमारा जाता है, वहां वहां क्या, हमारी ऊर्जा वहां जाती है, हमारी एनर्जी वहां जाती है। तो मन को केंद्रित रखेंगे पढ़ाई में तो उसमें एनर्जी जाएगी और वो हमें याद होगा। सीधा सीधा फार्मूला है। नेक्स्ट, उसके बाद आप देखें, इसके बाद विद्यार्थी भावना, सीखने की उत्कट अभिलाषा बनी रहनी चाहिए। विद्यार्थी भावना का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी होना अलग बात है, विद्यार्थी भावना अलग बात। विद्यार्थी तो पढ़ते लिखते हैं, आप कहीं एडमिशन लेके रखे स्कूल कॉलेज में, तब तक विद्यार्थी है। लेकिन विद्यार्थी भावना जीवन पर्यंत बनी रहती है। सीखने की ललक, हमेशा किसी से भी सीख सकते हैं, बच्चों से भी सीखा जा सकता है, हमारे सामने जो भी प्रकृति से सीख सकते हैं, किसी छोटे से छोटे व्यक्ति से सीख सकते हैं, बड़े से बड़े लोगों से सीख सकते हैं।
तो सीखने की जिनके भीतर में ललक बनी रहती है वो हमेशा सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते, इसी को विद्यार्थी भावना कहते हैं। कहते हैं ज्ञान का कोई आर पार नहीं होता, कोई सीमा नहीं है ज्ञान की। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि उनके द्वारा जो बड़े बड़े आविष्कार किए गए हैं वो ज्ञान के महासमुद्र में से एक कण मात्र है, कण मात्र। ये कौन कहता है? ये बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं। हम आप कौन खेत की मूली हैं, क्या जानते हैं हम? लेकिन थोड़ा सा जान लेने के बाद मान लो आप ये सोचते हैं मैं बहुत होशियार हूँ और मैंने तो इतना जान लिया है, मुझे तो इतना याद है, मैं तो फर्स्ट आता हूँ, तो समझ लीजिए अब गिरावट शुरू हो जाएगी। विद्यार्थी भावना जब तक बनी रहेगी तब तक प्रोग्रेस होता जाएगा, मस्तिष्क का प्रोग्रेस होता जाएगा, आपके जीवन का प्रोग्रेस होता जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद आती है बात, अगली बात, उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य और संयम रखना और विचारों को केंद्रित रखना। उत्तम स्वास्थ्य पहले भी आई थी बात, स्वस्थ हैं आप शरीर से मन से तो सब कुछ ठीक है, तभी संयम भी सधेगा, विचारों का संयम, समय का संयम सधेगा और ज्ञान रहेगा आपके पास। नेक्स्ट, उसके बाद अगली बात आती है, वो है उत्साह बने रहना, चुस्त दुरुस्त रहिए, समय की पाबंदी को पहचानिए, अध्ययन में नियमित बनिए, अध्ययन में नियमितता रखिए, निरंतरता रखिए। आज पढ़े, 4 दिन पढ़े, उसके बाद में 15 दिन तक आराम कर रहे हैं, उसको रिपीट रिवीजन नहीं किया तो फिर नहीं बन पाएगी बात। समय की पाबंदी ही बताती है और हमेशा उत्साह बनाए रखें अपने। तो अगर इस प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से हम कुछ भी पढ़ें, हम चाहे वेद शास्त्र का ज्ञान अध्ययन करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई सत साहित्य का अध्ययन करते हैं, चाहे हम अपने स्कूल कॉलेज के सिलेबस का अध्ययन करते हैं, विद्यार्थी के रूप में, टीचर के रूप में, सब जगह सफलता मिलेगी। तो नियमितता और निरंतरता जरूरी है, स्वाध्याय की निरंतरता, नियमितता जरूरी है, अपने विषय के संबंध में ज्ञान के लिए उसको बनाए रखने के लिए नियमितता निरंतरता जरूरी है, अन्यथा पढ़ा हुआ वो भूल जाता है। तो नियमितता निरंतरता बेहद जरूरी होती है। नेक्स्ट, उसके बाद अगली बात आती है, निष्कर्ष क्या निकलता है? ध्यान पूर्वक सुने, बारंबार अध्ययन करें, पढ़े हुए का चित्र बनाइए, विजुलाइज करिए उसको और उस पर मनन चिंतन करिए, तो निश्चित रूप से ये बुद्धि का विकास होगा, याददाश्त की क्षमता हमारी बढ़ेगी और इतना ही पर्याप्त है कि हम अपने प्रति जिम्मेदार हों, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक अपने उसमें लग जाएं, तो इससे आप वो विद्यार्थी बनेंगे जो अभी आप नहीं हैं। और जितनी बात आज आपसे कही गई वो बोलने और सुनने की नहीं है, ये प्रयोग करने की है। नेक्स्ट आए दीदी। अपनी स्मरण शक्ति, अपने मस्तिष्क, अपने हृदय और अपने स्वयं पर विश्वास रखें कि ये क्षमता हमेशा बढ़ती रहेगी, है ना। अगर आप विश्वास रखेंगे और चरे वेती चरे वेती चरे वेती बढ़ते चलेंगे, सतत निरंतर चलेंगे, नियमितता निरंतरता के साथ, तो आप इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, अन्यथा आप नीचे भी चले जाएंगे। तो इस फार्मूले को हम हमेशा याद रखें। स्टॉप कर दीजिए बस, एंड। तो ये रही आज की बात और अब प्रश्न का समय है, प्रश्न कर सकते हैं।